Good morning, my all the dearest and nearest students. So, today we will start the history chapter number 5, that is When People Rebel, 1857 and after. So, under this chapter, we will try and understand that how the Britishers tried to conquer all the territories of India, how they defeated all the rulers, the existing rulers of India, like the Bahadur Shah Zafar and the Sepoy armies of India. Okay, and uh, how the people fought with them, how they started the rebellion to take revenge or retaliation with the Britishers, and how the Britishers, in the form of East India Company, fought back with the Indian rulers or the sepoys. Okay, so let's get into this chapter. Let's begin. So East India Company, as we all know, that they affected almost each and every sector of India, like the social sectors, or you can say the economic sector, political sectors. Okay, people resisted policies and actions that harmed their interest. Okay, the Indian people actually resisted. They denied to accept any kind of rule from the Britishers. Okay, they didn't want to follow the rigid or the arbitrary rules of the Britishers, and they demanded equality, as we all know. We have already discussed in our earlier chapters. So the chapter begins with that, as we all know, that the Nawabs lost the power. Okay, सारे नवाबों ने अपनी पावर, जो रूलर्स थे इंडिया में, जैसे बहादुर शाह जफर है, और दूसरे जिसकी बात करें अपने रानी लक्ष्मीबाई थी, जो नाना साहेब थे, बाजीराव पेशवा के जो बेटे थे, अडॉप्टेड सन, तो लगभग ब्रिटिशर्स ने सब जगह पे इम्पैक्ट डाला था, सबकी पावर चली गई थी। मिड 18th सेंचुरी की बात करें तो नवाब, जो राजा जो ऑलरेडी रूल कर रहे थे इंडियन टेरिटरीज में, उनकी पावर एक तरह से छीन ली गई थी, एनेक्स कर लिए थे उनकी टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स ने। अपनी पॉलिसी, जो सब्सिडरी अलायंस वगैरह की जो पॉलिसीज बनाई थी, उनकी अथॉरिटी चली गई थी। जो वो आसानी से, आज़ादी से रूल कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ रूलर्स वाज रेड्यूस्ड, वो सब चला गया था। देन आर्म्ड फोर्सेस वर डिसबैंडेड। जो इंडिया की आर्मी थी, जो रूलर्स की जो आर्मी थी इंडियन रूलर्स की, उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया, एंड उनकी जो टेरिटरीज थी उनको छीन लिया गया। बहुत सारी जो रूलिंग फैमिलीज थी, जो पर्सनैलिटीज थी, बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज थी राजा महाराजाओं की, जैसे रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोशिएट बट ऑल इट वेन। ओके, अब ब्रिटिशर्स के साथ जितनी भी रूलिंग फैमिलीज थी, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने थोड़ा नेगोशिएट करने की कोशिश की, समझदारी या फिर साझा करने की कोशिश की, बट ब्रिटिशर्स के साथ उनकी नहीं जमी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई है झांसी की, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वांटेड हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उसकी जो पति की डेथ हुई, तो उसके बाद उसके बेटे को सारा किंगडम दिया जाए रूल करने के लिए, संभालने के लिए, बट ऐसा ब्रिटिशर्स ने होने नहीं दिया। जो नाना साहेब थे, अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, वो चाहते थे कि उनके पिता के मरने के बाद उनकी पेंशन उनको मिले, बट ये भी उनको नहीं मिल पाया। If we talk about 1801 subsidiary alliance, as we have already discussed in our earlier chapters, imposed in अवध। अवध में सब्सिडरी अलायंस हुई थी, जिसके अंदर क्या हुआ, 1856 में ब्रिटिशर्स ने पूरे अवध के एरिया को टेक ओवर कर लिया था। क्या एक्सक्यूज दिया था? दे एक्सक्यूज्ड, जो डलहौजी था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स का जो आदमी था, उसने एक्सक्यूज दिया था कि वहां पे बराबर से रूलिंग नहीं हो रही है, गवर्नमेंट बहुत ही गलत तरीके से काम कर रही है वहां पे। ठीक है, दैट इज वाई अवध को ये सब्सिडरी अलायंस का पॉलिसी ला के छीन लिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। नेम्स ऑफ मुगल्स वर रिमूव्ड फ्रॉम कॉइन्स। तो धीरे धीरे मुगलों का जो साम्राज्य वो खत्म हो रहा था, एक तरह से बहुत ही डिस्पेयर हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो उनके जो पैसे पे, जो मुगल्स राजा महाराजाओं की तस्वीरें होती थी पैसों पे, कॉइन्स पे, सिक्कों पे, वो भी हटने लगी थी अब। 1849 में, एज वी ऑल नो, डलहौजी अनाउंस दैट फैमिली ऑफ बहादुर शाह जफर वुड मूव आउट ऑफ रेड फोर्ट एंड रिसाइड सेपरेटली इन दिल्ली। तो 1849 में बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश डलहौजी ने कह दिया था कि वो अपना फोर्ट छोड़ के चले जाए, जो वहाँ पे जो अपने महल में रह रहा है उसको छोड़ के दिल्ली में सेपरेटली रहे। देन इन 1856 लॉर्ड कैनिंग ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया था दैट बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल रूलर है, उसके बाद मुगलों में कोई रूलर आएगा ही नहीं, ऐसा ये लॉर्ड कैनिंग ने डिक्लेयर कर दिया था। और हिज डिसेंडेंट्स वुड जस्ट बी कॉल्ड एज प्रिंस। तो जो बहादुर शाह जफर की जो आने वाली अगर जनरेशन होगी, तो उनको किसी भी तरह का किंगडम पे रूल करने के लिए या क्राउन नहीं किया जाएगा, उनको सिर्फ एज अ प्रिंस के नाम से बुलाया जाएगा, दैट ही इज अ प्रिंस। ओके, देन व्हाट द ब्रिटिशर्स इंपैक्टेड ऑन पीजेंट्स एंड सेपॉयज। जो किसान थे, जो सिपाही थे, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट गया?
पिजेंट्स रिसेंटेड हाई टैक्सेस। तो ऑब्वियसली फार्मर्स के हमने पता है रेवेन्यू ज़्यादा देना पड़ता था, कोई भी प्रोडक्शन पे क्रॉप्स की ग्रोथ होती थी उस पर, तो उसका विरोध किया एक तो पिजेंट्स ने कि ये बहुत गलत चीज़ हो रही है, वो रेवेन्यू या टैक्स वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टैक्स होता था, कलेक्शन सिस्टम बहुत ही रिजिड था, एंड बहुत सारे लोगों को जो लोन दिया गया था फार्मर्स को ग्रोथ करने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, तो वो लोन का अमाउंट रिपे नहीं कर सके और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, जिससे वो जगह जो उनके पास थी जिसपे वो फार्मिंग करते थे वो उनसे छीन ली गई। देन सेपॉयज वर अनहैप्पी ऑन पे अलाउंस एंड कंडीशन। जो सेपॉयज थे, जो सिपाही थे अवध और अलग अलग एरियाज के, जो ब्रिटिशर्स की सुरक्षा के लिए वगैरह काम करते थे, वो नाराज थे क्योंकि उनको जो सुरक्षा के बदले जो पैसा मिल रहा था, जो सैलरी, वो उनको अच्छी ज़्यादा नहीं मिल रही थी, अलाउंसेस नहीं मिल रहे थे। जो न्यू रूल्स है वो उनको ऐसा लग रहा था ब्रिटिशर्स के नए रूल्स है वो उनकी जाति को ठेस पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उनके कास्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनके धर्म को नुकसान पहुंचा रहे जो ब्रिटिशर्स के नए रूल्स है, ऐसा मान रहे थे जो सिपाही थे, सेपॉयज थे। और उनको एक तरह से फोर्स करके एक तो भर्ती किया जाता था सिपाहियों में, और उनको एक कंडीशन ये दी जाती थी कि अगर वो सिपाही में भर्ती हो रहे हैं तो उनको कभी भी समुद्र के पार उस ओवरसीज भेजा जा सकता है, देश से बाहर भी भेजा जा सकता है काम के लिए या फिर फाइट करने के लिए, जो सिपाहियों को मंजूर नहीं था। पीपल बिलीव इफ दे क्रॉस द सी दे विल लूज देयर रिलीजन और कास्ट, क्योंकि सिपाहियों का और लोगों का यह मानना था कि अगर वो देश छोड़ के समुद्र के उस पार गए किसी दूसरी जगह पे फाइट करने के लिए कुछ भी, तो वो उनकी जात पात से अलग हो जाएंगे, उनके धर्म से वो निकल जाएंगे। इन 1824 सेपॉयज वर आस्क्ड टू गो टू बुर्मा बाय सी रूट बट दे रेफ्यूज। तो ऐसे ही सिपाहियों को एक दिन 1824 में बोला गया कि वो बुर्मा जाए, देश से बाहर जो है सी रूट पकड़ के, समुद्र का रास्ता पकड़ के, बट उन्होंने मना बोल दिया कि वो लोग नहीं जाएंगे। दे वांटेड टू फॉलो लैंड रूट एंड वर बैडली पनिश्ड। वो ये कह रहे थे कि हम जमीनी रास्ता पकड़ेंगे, पानी के रास्ते से नहीं जाएंगे बुर्मा में अगर आप भेज रहे हो तो। और उन्होंने जैसे ही ना बोला कि हम समुद्र से रास्ते से नहीं जाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिली, पेनलाइज किया गया, ओके, बहुत जनों को इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया था। Finally, in 1856 में कंपनी passed a new law. Every new person who took up employment in company's army had to agree to serve overseas if required. तो 1856 में जो नया रूल पास हुआ था, नया लॉ पास हुआ था ब्रिटिशर्स का, उसमें उन्होंने जबरन ये अनाउंस कर दिया था कि अगर कोई भी सेपोए, इफ एनी पर्सन जॉइंस द आर्मी फोर्सेस, ओके, द मिलिट्री फोर्सेस और आर्मी फोर्सेस, ही कैन बी आस्क्ड टू सर्व ओवरसीज सर्विसेज, ओके, उसको कभी भी बोला जा सकेगा कि वो समुद्र के उस पार जाए, समुद्र में जाके काम करे, कोई भी कभी भी ऑर्डर दे सकता है अगर वो आर्मी ज्वाइन करता था, ऐसा रूल बना दिया था। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए थे, कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी, कुछ खराब चीज़ें हुई थी। अच्छी चीज़ क्या हुई थी, दैट उन्होंने जो हमारे इंडिया में सती की एक प्रैक्टिस होती थी, सती प्रैक्टिस एक तरह का सुपरस्टिशन था, ये अंधविश्वास होता था, स्टॉप सती एंड एनकरेज रीमैरिज ऑफ वुमेन, ओके, कि जो जब किसी वुमेन का पति मर जाता था, किसी औरत का पति मर जाता था, तो उसकी डेड बॉडी, पति की डेड बॉडी के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, ठीक है, इसको सती प्रैक्टिस बोलते थे। इससे क्या होता है कि वुमेन जो है, औरत पवित्र हो जाती थी, ऐसा अंधविश्वास पहले चलता था। तो इस चीज़ को ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किया एक तरह से, उसके लिए कानून लाया गया, और अगर वुमेन विधवा हो जाती है, विडो बन जाती है, तो उसको रीमैरिज, वापस से शादी करने का अधिकार प्रोवाइड किया गया, ऐसा रूल लाया गया। प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन, उन्होंने अपने ही इंग्लिश एजुकेशन को टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस कराया, इंग्लिश एजुकेशन लाने की कोशिश की। आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउड किया गया कि वो भी यहाँ पे अपने स्कूल्स खोल सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, और कोई लैंड या प्रॉपर्टी है उसको भी ओन कर सकते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज की लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, दैट दे वर कन्वर्टिंग द इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, ओके, और उनको एक तरह से लालच दे रहे थे इंडियंस को, स्पेशली द ST/SC और द ट्राइबल कैटेगरी ग्रुप्स। 1850 में क्रिश्चियनिटी एक तरह से ग्रीड दे रही थी इंडियंस को कि उनको वो सारा एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तभी प्रोवाइड करेंगे, और जगह वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे सिर्फ तभी जब वो इंडियन से क्रिश्चियन बन जाए। ऐसे ही सूबेदार सीताराम पांडे जो थे, वर्क्स फ्रॉम सेपॉय टू सूबेदार, सेपॉय से पहले सेपॉय थे, फिर सूबेदार बन गए। तो उनको क्या काम करना पड़ता था, जो कार्ट्रेज होता है गन में, जो कचरा वगैरह होता है वो निकालना पड़ता है, जो गन्स होती है मेटल्स की, यूज्ड फॉर दीज न्यू राइफल्स वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स अफेक्टेड रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो सूबेदार सीताराम पांडे को ये काम करना पड़ता था, उसके जैसे दूसरे सिपाहीज जो थे, कि जो गन्स में जो कचरा है, ग्रीस वगैरह का जो काम है, वो किससे किया जाता था, जो गाय और सुअर की चमड़ी है,
गाय और सुअर की चमड़ी से वो गन्स में जो कार्ट्रेज उसको क्लीन किया जाता था और चिकना बनाया जाता था स्टील को, ठीक है। तो ये एक तरह से बात सबको चुभ रही थी इंडियंस को, बिकॉज वी ऑल नो दैट द cow is related to our sentiments. Okay, we all believe that the cow is equal to God. Okay, it's a vehicle of Lord Shiva also. So एक तरह से इंडियन सेंटिमेंट्स को, इंडियन लोगों के जो, उनको ऐसा लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये गाय वगैरह को मार के उनके चमड़े से ये साफ सफाई कराते हैं, गन्स की कार्ट्रेज क्लीन कराते हैं, ये तो ये गलत है। देन म्यूटिनाइड टू रेबेलियन। अब सिपाही, एक तो ये सारी चीजें हो रही थी, गाय के चमड़े से वगैरह उनको मार पीट के वो गन साफ कराते, तो ये उनके खिलाफ आ गए थे धर्म, क्योंकि हमारे धर्म को नुकसान ही करके। दूसरा, समुद्र से बाहर भेजते थे फाइट करने के लिए, वो भी इनको मंजूर नहीं था, ये भी धर्म के खिलाफ है यूं बोल रहे थे। तो धीरे धीरे सिपाही सारे इकट्ठा हो गए, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। और ऐसा एक एरिया में नहीं हो रहा था, सारे एरिया, जो लखनऊ है, जो दिल्ली है, वो अलग अलग छोटे छोटे एरिया से हुए आवाज उठ रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। म्यूटिनाइज सोल्जर्स डिसओबे द ऑफिसर्स इन द आर्मी। अब धीरे धीरे जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश आर्मी में, वो उनकी बात मानना उन्होंने बंद कर दिया, उनकी बात नहीं मानते थे। तो ब्रिटिश रूलर्स और जो रूलिंग पार्टी है, उन दोनों के बीच में, पहले जिन्होंने रूल कर दिया था इंडियंस ने और ब्रिटिश रूलर, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी। पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दे हैड अ कॉमन एनिमी। उन्होंने स्टार्ट किया बिलीव करना कि इंडिया के लोगों ने कि अब उनका सिर्फ एक ही एनिमी, और वो कौन है? ब्रिटिशर्स है। ओके, एंड सबने एक इनिशिएटिव लिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिटेलिएशन का, रेबेलियन का। सो फाइनली द रेबेलियन स्टार्टेड इन मई 1857 आफ्टर 100 years ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 में 100 साल हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और 1857 मई में रेबेलियन स्टार्ट हुआ। सेपोइज म्यूटिनाइड इन मेरठ एंड अदर एरियाज ऑल्सो। ओके, तो जो सिपाही है मेरठ में और जो दूसरे एरिया, वहां पे उन्होंने एक बगावत छेड़ दी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एंड इट वाज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म एंड इन 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये सबसे बड़ी बगावत मानी जाती थी उस टाइम की, 1857 में, जो उससे पहले कभी भी नहीं हुई थी, स्पेशली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। Then what kind of developments took place during the British period? सबसे पहली चीज तो हुई बिफोर दिस रेबेलियन टुक प्लेस, 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। Why? Because he attacked his own troops. Okay, जिसके लिए वो काम करता था, उसकी जो आर्मी में जो साथी थे, ऑब्वियसली वो ब्रिटिशर्स के थे, तो उनके ऊपर उसने अटैक किया था मंगल पांडे ने। देन 9 मई 1857 सेपोइज एट मेरठ refused to do army drill with new cartridge। तो 9 मई 1857 में सिपाहियों ने मना बोल दिया कि वो जो कार्ट्रेज होता है, गन में जो सफाई का काम होता है, गाय और सुअर की चमड़ियों से जो सफाई करा जाती है, वो ये चीज नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा ना बोल दिया, जिसकी वजह से 85 सेपॉइज वर डिसमिस्ड। उनको एक्सपेल कर दिया, 85 सिपाहियों को निकाल दिया और 10 साल की जेल हो गई उनको। देन ऑन 10 मई 1857 सोल्जर्स सीधा चले गए, उन्होंने मार्च किया सीधा ब्रिटिशर्स के एरियाज पे, टू जेल्स, जो ब्रिटिशर्स की जेल्स होती थी वहां पे, एंड रिलीज्ड इम्प्रिजन्ड सेपॉइज एंड अटैक्ड ब्रिटिशर्स। वहां पे जिन सिपाहियों को ऑलरेडी जेल में डाला गया था, जो 85 सिपाही थे, उनको जेल से निकाल दिया, उन्होंने हमला कर दिया जेल्स पे 10 मई 1857 में, और ब्रिटिशर्स पे भी हमला किया। सारी ब्रिटिशर्स की गन और जो थे वो छीन ली उन्होंने, उसको कैप्चर कर लिया। डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फिरंगीज एंड सेपॉइज रीच्ड दिल्ली एंड मूव्ड टू रेड फोर्ट। ओके, उन्होंने दिल्ली में चले गए, और जो लाल किला है, ओके, जहाँ पे बहादुर शाह जफर इनहेबिटेट करते थे, तो वहां पे चले गए। बट अब उस टाइम बहादुर शाह जफर की बहुत ज्यादा उम्र हो गई थी, वो ज्यादा काम का जितना संभालते नहीं थे, वो ठीक है छोटे मोटे डिसीजन लेते थे, थोड़ा देख रेख करते थे। तो रेड फोर्ट में सारे सिपाही चले गए। तो वहां पे बहादुर शाह जफर का दिमाग में कुछ और आइडियाज चल रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसे एक झटके से वो हमला करे, ठीक है। सेपॉइज जो सिपाही चाहते थे कि एक झटके से वो ब्रिटिशर्स में हमला करते थे, बहादुर शाह जफर ये चीज नहीं चाहते थे। इंस्टेड उन्होंने एक और दूसरी अच्छी चीज की, उन्होंने सारे जो दूसरे रूलर्स थे इंडिया में, इंडियन रूलर्स, ही अर्ज्ड देम टू एस्टैब्लिश अ कन्फेडरेसी। ओके, एक संघ बनाए, संयुक्त राज्य का एक संघ बनाए, जिसमें सारे वो जो रूलर्स पार्टिसिपेट करे, वो पूरे एक साथ मिल के ब्रिटिशर्स से फाइट करें, ठीक है। अगर वो एक साथ मिल जाएंगे ब्रिटिशर्स से फाइट करेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। एक एक करके फाइट करने जाएंगे तो ब्रिटिशर्स से compete नहीं कर पाएंगे। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ बहादुर शाह जफर, यू कैन सी हियर द एजेड बहादुर शाह जफर।
तो बहादुर शाह जफर ने जो ऑर्डर दिया उसका बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ा था। ओके, नोडल पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स थे जहां पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ ज्यादा बगावत छेड़ गई थी, वो कौन कौन से एरियाज थे? दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। लोकल लीडर्स एंड जमींदार जॉइंट, जो लोकल वहां पे जो लीडर्स थे, जमींदार थे, जो पहले ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, बट ये रेबेलियन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन कर लिया इंडियन रूलर्स को और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। स्पेशली इन कानपुर में, कानपुर नाना साहेब जो थे, पेशवा बाजीराव के जो एडॉप्टेड बेटे थे, उन्होंने सारे जो आर्म्ड फोर्सेस थे, जिनके पास हथियार होते थे, उनको इकट्ठा किया एंड ब्रिटिशर्स के जो आर्मी वाले थे उनको निकाल दिया उनके एरिया से, ठीक है, और शहर से बाहर भी निकाल दिया और खुद को अनाउंस कर दिया दैट वो पेशवा है, ठीक है। नाना साहेब ने खुद को ही एज अ पेशवा डिक्लेयर कर दिया कि लीडर है जो रूल करता है। ही डिक्लेयर दैट ही वाज गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के अंडर में वो एक रूलर है, ऐसा खुद को उसने डिक्लेयर कर दिया। और ये सब कुछ किसके कहने पे हो रहा था? बहादुर शाह जफर के कहने पे। लखनऊ में भी ऐसे बिरजिस कादर जो थे, वो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, उन्होंने भी खुद को नवाब घोषित कर दिया। और बेगम हजरत महल थी, वो भी उनके साथ थी, इस डिसीजन को एग्री करती थी। एंड झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा फाइट की तात्या टोपे के साथ मिलके। जो कौन थे तात्या टोपे? कौन थे? जनरल थे नाना साहेब के, ठीक है। इन दोनों ने मिलके फाइट की बहुत ज्यादा। देन मंडला एमपी में जो है रानी अवंतीबाई, उन्होंने भी फाइट की। उन्होंने 4000 सोल्जर्स को तैयार किया, इकट्ठा किया। ऐसे ऐसे अलग अलग एरियाज में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठ रही थी। ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड इन मैनी बैटल्स। तो धीरे धीरे ये सारे लोग मिल गए थे, तो इसलिए ब्रिटिशर्स को बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही थी। ब्रिटिशर्स एक के बाद एक बैटल को हार रहे थे, क्योंकि सामने की टीम, जो सामने के जो ट्रूप्स थे, सब मिले हुए थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट हो रहे थे। फाइनली इन 6 अगस्त 1857 में जो लेफ्टिनेंट कॉलोनल जो टेटलर जो थे, सेंट टेलीग्राम टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय ब्रिटिश। तो जो उनके कमांडर इन चीफ जो थे ब्रिटिशर्स के, उनको टेलीग्राम किया फाइनली ये जो लेफ्टिनेंट कॉलोनल टेटलर जो थे, कि हमारे ब्रिटिशर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सारे जो लोग मिल के बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स पे, ऐसा एक टेलीग्राम किया। फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल किसका था? सब मेजर रोल से, एक तो अहमदुल्ला शाह जो है, मौलवी जो थे फैज़ाबाद के, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। वो फिर बाद में लखनऊ में शिफ्ट हो गए। बख्त खान जो सोल्जर थे बरेली के, वो भी बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गए। और मिलिट्री के लीडर्स कहे जाते हैं एक तरह से, इंपॉर्टेंट लीडर्स। कुंवर सिंह जो है बिहार से, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने। नाउ इफ यू क्लोजली लुक एट द इंडियन इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट, ये जितने भी ऊपर नाम दिए गए आप देख सकते हो, ये सब आसपास दिए गए हैं। और ये सारे मिल गए थे, यूनाइट हो गए थे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करने के लिए मिल गए थे ये। मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ, बरेली, झांसी, इलाहाबाद, पटना, ठीक है, ये सारे मिल गए थे, कोलकाता। सो अब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि वो फाइट बैक करेंगे। उन्होंने एक नया लॉ पास कर दिया था, ठीक है। उन्होंने नया लॉ क्या पास किया था? दैट हु रेजेस वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ओके, अगर कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उनको डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रायल उनको अरेस्ट कर लेंगे और जेल में डाल देंगे और उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। ऐसा लॉ पास कर दिया था। देन दिल्ली रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857। दिल्ली को वापस से ब्रिटिशर्स ने हथिया लिया, ठीक है। 1857 में बहादुर शाह जफर को उन्होंने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया था ब्रिटिशर्स ने। ये आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जेल में डाल दिया था और सेंट टू रंगून जेल, जेल का नाम रंगून था, अलोंग विथ हिज वाइफ बेगम जीनत महल, जो उसकी वाइफ थी, उसको भी जेल में डाल दिया था अक्टूबर 1858 में। और फाइनली ऑब्वियसली एजेड थे बहादुर शाह जफर, सो 1862 नवंबर में उनकी डेथ हो गई जेल में रहकर ही, ठीक है। बट स्टिल पीपल स्टिल फॉट बैक फॉर 2 years। उनके मरने के बाद भी 2 साल तक लोगों ने बहुत फाइट की ब्रिटिशर्स के साथ। लखनऊ को भी फिर बाद में एनेक्स कर दिया ब्रिटिशर्स ने, वापस से अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया इन 1858 मार्च में। रानी लक्ष्मीबाई भी फाइट करते हुए मर गई, जून 1858 में शहादत मिल गई उनको। रानी अवंतीबाई पहले तो खेड़ी में जो वॉर हुआ था वो जीता था, बट बाद में उनको कॉर्नर कर दिया गया, सराउंडेड बाय द ब्रिटिशर्स, एंड शी प्रेफर्ड टू डाई, ओके। उन्होंने सोचा कि वो मरना ही अब बेहतर रहेगा। तात्या टोपे जो थे, उन्होंने एक कला सीखी थी फाइट की, गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि छुप के हमला करना।
छुप के किसी पे हमला करते उसको गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। तो पहले तो वो भी ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए ब्रिटिशर्स पे, तात्या टोपे ने, बट बाद में उनको भी कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया, एंड फाइनली ही गॉट किल्ड इन अप्रैल 1859। Britishers asked people to submit, and if they did not kill any white, they will have their rights reserved. Okay, Britishers ने सारे लोगों को बोला कि वो सबमिट करे चीजें कि उन्होंने किसी भी वाइट पीपल, मतलब किसी भी ब्रिटिशर्स पे हमला नहीं किया है। अगर किसी इंडियन ने अगर किसी ब्रिटिशर्स पे हमला नहीं किया है तो उनको उनके सारे अधिकार भी मिलेंगे, उनको अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी का अवार्ड, इनाम भी मिलेगा, एंड उनको सारे अपने अधिकार एंजॉय करने मिलेंगे और सारे अधिकार उनको वापस से अपनाने मिलेंगे। अब क्या क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनके जो नए रूल पास हुए उनका क्या परिणाम निकला। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858। तो ये रिवोल्ट के बाद 1858 में एक नया एक्ट पास किया इन्होंने, दैट ट्रांसफर्ड पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। तो इन्होंने पहले जो पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो सारी पावर अब किसके पास शिफ्ट कर दी, इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, ये बगावत के बाद इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के पास ये पावर शिफ्ट कर दी सारी, अब ब्रिटिश क्राउन ही सारे डिसीजन लेंगे। मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। तो जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था उसको कैसे अपॉइंट कर दिया, एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ओके, तो इंडिया में गवर्नेंस कैसी चल रही है, सरकार कैसा काम कर रही है, ये सारा मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, द मेंबर हु वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इसका नाम बाद में क्या कर दिया, 1857 के बगावत के बाद क्या कर दिया, इंडियन काउंसिल नाम रख दिया इसका। गवर्नर जनरल जो थे पहले इंडिया के, उनको बाद में वाइसरॉय बना दिया, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्राउन। ठीक है, उनको वाइसरॉय बना दिया। रूलिंग चीफ्स वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरीज विल नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। जो ऑलरेडी चीफ्स जो थे, जो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे और रूल कर रहे थे, उनको ब्रिटिशर्स ने एश्योरेंस दिया कि उनसे उनकी जगह वो लोग नहीं एनेक्स करेंगे, हड़पेंगे नहीं, और उनके पास ही रहेगी। और जो राजा वगैरह थे उनको अलाउ किया गया, ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया कि वो रूल कर सकेंगे अपने साम्राज्य पे, किंगडम पे, और उनके जो एडॉप्टेड सन्स हैं, ठीक है, जो नाजायज औलाद जिसको बोल सकते हैं आप, मुंह बोले बेटे बोल सकते हो, जो एडॉप्टेड सन्स हैं उनको भी एक्सेप्टेंस मिल गया बाय द ब्रिटिश क्वीन एज पैरामाउंट पावर। ओके, कि एडॉप्टेड सन भी अब रूल कर सकते हैं उनके किंगडम पे, जो राजा थे उनके जो एडॉप्टेड बेटे हैं, बट सबसे ऊपर जो सुपीरियर है वो कौन रहेगा, ब्रिटिश क्वीन रहेगी, जो ब्रिटेन की जो रानी थी उनके ऊपर सबसे ज्यादा पावर रहेगी। ऐसी एक कंडीशन रखी थी ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने इंडियन सोल्जर्स जो थे, स्पेशली अवध, लखनऊ से, उनकी क्वांटिटी कम की उनके आर्मी फोर्सेस में, क्योंकि वही लोग जो सेपॉइज थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे, तो उनकी संख्या इंडियन आर्मी से इन्होंने कम कर दी। और फिर अब किसको वो शामिल करने लगे अपने आर्मी में, जो गोरखाज होते थे, सिख्स और पठान्स होते थे, उनको रिक्रूट करने लगे, उनको डिप्लॉय करने लगे वो अपनी आर्मी में। ठीक है, नहीं तो पहले वो अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया से सोल्जर्स को रिक्रूट करते थे, लेकिन वो उनके खिलाफ हो गए थे, इसलिए उनको निकाल दिया। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली धर्म के नाम पे इंडियंस भड़क गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो इसे नाउ द ब्रिटिशर्स हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कस्टम्स एंड कल्चर्स। ओके, इंडियन धर्म की वो रिस्पेक्ट करने लगे, आज़ादी देने लगे लोगों को अपने धर्म अपनाने की और अपने धर्म की पूजा करने की। पॉलिसीज वर ड्राफ्टेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार्स होते थे, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, जगह जिनके पास थी, उनके लिए पॉलिसी ड्राफ्ट की गई ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले, उनके ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज कॉन्फिस्केटेड। मुस्लिम्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल हुई थी, उनके पास जो जगह या प्रॉपर्टी थी उनको सीज कर दिया गया था, एक तरह से जब्त कर लिया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन अ लार्ज स्केल, एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन। और उसके ऊपर एक तरह से सस्पेक्ट किया गया था, डाउट किया गया था कि यही लोग ज्यादा बगावत कर रहे हैं वगैरह। ठीक है, और इसमें एक एडिशनल आपके रीडर में इस चैप्टर में ये चीज दे रखी है कि ऐसे कैसे चाइना में भी एक बगावत छेड़ गई थी, उसका नाम क्या था, टाइपिंग रेबेलियन। ओके, टाइपिंग रेबेलियन नाम था। ये साउथर्न चाइना में अपराइज हुआ था, अराउंड 1850 से 1860 तक चला था। ये फाइनल जो खत्म हुआ था 1864 में खत्म, तो अराउंड 10-14 साल तक ये बगावत चली थी चाइना में भी, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल को तैयार किया था। किसने तैयार किया था, होंग शुआंग ने, टू फाइट फॉर एस्टैब्लिश ऑफ द हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। तो होंग शुआंग जो था वो खुद को ऐसे भगवान मानता था वहां का, उसने 1000 लोगों को तैयार किया था और हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस का वो राजा है ऐसा खुद को मानता था वो।
ठीक है। ये जो एरियाज है ये बताया गया है, जो चाइना का जो एडिशनल आपको पार्ट दिया गया है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसने ये बगावत छेड़ी थी। एंड जो होंगशुआंग था वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया था उस टाइम, ओके, एंड वाज अगेंस्ट कन्फ्यूनिज्म एंड कन्फ्यूशनिज्म एंड बुद्धिज्म के खिलाफ था वो। और वो एक तरह से अपना किंगडम एस्टेब्लिश करना चाहता था, खुद चाहता था कि वो रूल करे। वेयर अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज प्रैक्टिस्ड वेयर नो वन हेल्ड एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही सारे लोग फॉलो करेंगे, क्रिश्चियनिटी का ही धर्म अपनाएंगे, और किसी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, नो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा बड़े छोटे का या कास्ट का, सब लोग इक्वल रहेंगे, मैन एंड वुमेन ऑल्सो, ओके। And where consumption of opium, tobacco, alcohol and activities like gambling, prostitution, slavery were prohibited. तो कोई भी गंदी चीज़ नहीं होगी, प्रोस्टिट्यूशन जैसी, या फिर टोबैको है, अल्कोहल, उसका कोई कंजम्पशन नहीं होगा, ये चीज़ें प्रोहिबिट कर दी थी। और लेकिन इसका भी विरोध हुआ, जो किंग डायनेस्टी जो उस टाइम पे थी, जो रूलर था किंग डायनेस्टी का, उसने अलोंग विद ब्रिटिशर्स के साथ और फ्रेंच लोगों के साथ मिलके इस क्रिश्चियनिटी के रूलर्स को दबाने की कोशिश की थी, ठीक है, उसको हटाने की कोशिश की थी। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया था आपके सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, ओके। सो दिस वाज योर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ओके। इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, एंड थैंक यू सो मच। soon I'll be giving you the question answer solution also. Till then, stay safe, stay happy, okay. Thank you so much. God bless you.